नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल। तो हम इस वीडियो में हिंदी साहित्य और व्याकरण से कुल 50 प्रश्न करने वाले हैं। जल्दी से क्लास में आ जाएं। भाषा और लिपि से प्रश्न होंगे और आदिकाल संपूर्ण आज की इस वीडियो में करेंगे। इसके अतिरिक्त हिंदी साहित्य का इतिहास, नामकरण इत्यादि टॉपिक से भी प्रश्न होंगे। चलिए बिना किसी देरी के हम पहले प्रश्न को आपके सामने रख रहे हैं और शुरू करते हैं। कर्ता के आधार पर निम्न में से कौन सा सही रहेगा? विकल्प आपके सामने हैं, तो आप लोग उत्तर दीजिए। क्या उत्तर हो सकता है इसके लिए? भक्ति काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, जब प्रेमचंद युग। यदि हम हिंदी साहित्य के कालों का नाम देखें तो कौन सा है जो कर्ता के आधार पर सही रहेगा? हाँ जी बच्चे, बहुत बढ़िया। तो इसके लिए रहेगा न भक्ति काल, न मध्यकाल, न आधुनिक युग। इसमें रहेगा प्रेमचंद युग। अब यह उत्तर क्यों देना है, प्रेमचंद ही क्यों आया? तो याद रखिए, कर्ता किसी का नाम होता है, ठीक है। जब किसी के नाम के आधार पर, किसी के नाम के आधार पर हम नामकरण करते हैं किसी काल का, तो वहां पर आ जाता है कर्ता के आधार पर नामकरण। जैसे भारतेंदु आ गया, ठीक है, भारतेंदु नाम आ गया। द्विवेदी आ गया भैया, ठीक है। और प्रेमचंद युग, प्रसाद युग, नाटककारों में प्रसाद युग, ठीक है, इस तरह से। और कहानी और उपन्यासकार में, उपन्यास के आज यदि हम काल विभाजन करें, युग विभाजन करें, तो उसमें प्रेमचंद युग। ऐसे ही निबंध में इसका नाम आता है शुक्ल युग। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न पर आ गए हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को हिंदी भाषा में प्रथम बार किसने लिखा? तो हिंदी भाषा में यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। विकल्प आपके सामने, तासी, शिव सिंह सेंगर, मिश्रबंधु या ग्रियर्सन। तो बड़ा याद रखें, यहाँ पर उत्तर शिव सिंह सेंगर ही आएगा। यही विकल्प सबसे सही आएगा। तासी क्यों नहीं आएगा? तो इन्होंने फ्रेंच में लिखा था, याद रखें, है ना। और मिश्रबंधु ये बाद में आ जाते हैं शिव सिंह सेंगर के। 1910 ईस्वी में पुस्तक इनकी मिलती है, मिश्रबंधु विनोद। फिर ग्रियर्सन ने अंग्रेजी में लिखा था। आगे चलते हैं। वर्तमान काल 1890 से लेकर 1925 संवत विक्रमादित्य तक किसने समय माना है? वर्तमान काल किसने नाम दिया और ये समय इसका किसने सुझाया है? विकल्प आपके सामने, रामचंद्र शुक्ल, मिश्रबंधु, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या राम कुमार वर्मा। तो बेटा बहुत बढ़िया उत्तर आप लोगों ने दिया, मिश्रबंधुओं ने यह दिया है। आगे चलते हैं। निम्न में से किसने काल विभाजन के अनुकूल इतिहास नहीं लिखा है? किसने नहीं लिखा है? क्या उत्तर आ सकता है? तो यहाँ पर उत्तर क्या आएगा? जिसने काल विभाजन के अनुसार इतिहास नहीं लिखा है। ग्रियर्सन के काल विभाजन हम मान सकते हैं उसकी, उनकी पुस्तक का, क्योंकि अध्याय हैं, कुछ समय काल भी दे रखा है। और रामचंद्र शुक्ल ने भी दे रखा है। रामचंद्र शुक्ल के बाद गणपति चंद्र गुप्त ने भी काल विभाजन दे रखा है, लेकिन तासी ने नहीं दिया है। तो इन्होंने तो वर्ण पद्धति के अनुसार, वर्णानुक्रम पद्धति के अनुसार हिंदी साहित्य का काल विभाजन, सॉरी, हिंदी साहित्य का इतिहास रखा है। काल विभाजन तो किया ही नहीं इन्होंने। वीरगाथा काल नामकरण किस इतिहास खंड का नाम दिया गया है? किस इतिहास खंड का दिया है हिंदी साहित्य के? वीरगाथा काल, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल। तो याद रखिए, आदिकाल का नाम दिया था और वो दिया था हमारे रामचंद्र शुक्ल ने। किसने दिया था? रामचंद्र शुक्ल ने दिया था बेटा। आगे चलें। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास पुस्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1929, 1975, 1965 या 1920। तो क्या उत्तर आना चाहिए इसके लिए? हाँ जी, उत्तर दीजिए। बहुत बढ़िया। तो 1965 ईस्वी में ये पुस्तक प्रकाशित हुई और आप सभी जानते होंगे कि यह पुस्तक गणपति चंद्र गुप्त जी की है। आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य के काल विभाजन का अत्यंत ठोस प्रयास किसने किया था?
अत्यंत ठोस प्रयास किसने किया था हिंदी साहित्य के काल विभाजन का, जिसका बहुत सही माना जाता है? मिश्र बंधुओं का तो वही वो आरंभिक, फिर उसको आगे भागों में बांट देते हैं, पूर्वारंभिक, उत्तरारंभिक, है ना। मिश्र बंधुओं का मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, और ग्रियर्सन ने 11 कालों में बांटा, लेकिन कईयों के तो उन्होंने समय काल ही नहीं सुझाए। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी सही मान सकते हैं, लेकिन उससे पहले रामचंद्र शुक्ल का ही सबसे पहला कह सकते हैं ठोस प्रयास रहा है। आगे चलते हैं, हमारे पास 8वां प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी के किस दशक में पहला साहित्य इतिहास ग्रंथ प्रकाशित हुआ? 19वीं शताब्दी के किस दशक में पहला इतिहास ग्रंथ प्रकाशित हुआ? तीसरा दशक, चौथा दशक, छठा दशक या नौवां दशक? 19वीं शताब्दी के किस दशक में पहला इतिहास ग्रंथ प्रकाशित हुआ था? अगर हम 19वीं शताब्दी की बात करें तो 1800 से लेकर, सॉरी एक जीरो ज़्यादा लग गया, हाँ जी, तो 1800 से लेकर 1900 के बीच की बात हो रही है। और अगर हम इसमें किस दशक की बात करें तो तासी की पुस्तक इस्तवार द लाल त्रेतु हिंदुस्तानी रचना आती है, और वो आती है 1839। और 1831 से 1840 के बीच में कौन सा दशक पड़ता है? ठीक है जी, तो इसको हम बोलते हैं चौथा दशक। तो जिन भी बच्चों ने उत्तर दिया है बी, बहुत बढ़िया, शाबाश। और चैनल को बेटा जरूर सब्सक्राइब करना है, और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। मिश्र बंधुओं के ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद को किस नाम से शुक्ल ने पुकारा है? विशाल वृत्त संग्रह, प्रकांड वृत्त संग्रह, महान कवि वृत्त संग्रह या श्रेष्ठ कवि वृत्त संग्रह? क्या उत्तर आना चाहिए 9वें प्रश्न का उत्तर? तो यहाँ पर उत्तर आ रहा है प्रकांड वृत्त संग्रह। आगे चलते हैं, हमारे पास 10वां प्रश्न है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह उत्तर कि भाई इसका कथन पूछा गया है कि उत्तर में कि कथन किसका है। ये आपने पढ़ा होगा कि प्रत्येक देश का साहित्य यानी लिटरेचर वहाँ के लोगों की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, यानी लोगों की जो सोच है, जैसे वो सोचते हैं बस वही लिखा जाता है। जो उनका दृष्टिकोण है, उनकी जो रुझान है, उनकी जो रुचियां हैं, ठीक है, उसी को ही आईना दिया जाता है। तो ये इसका कथन था महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या रामचंद्र शुक्ल? तो बेटा याद रखिएगा डी उत्तर सही आएगा, रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है। कविता कौमुदी नाम से एक रचना आती है, और यह रचना किसकी है? श्याम सुंदर दास, राम नरेश त्रिपाठी, रामचंद्र शुक्ल या मिश्र बंधु? बहुत ही बढ़िया, याद रखें यह राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना है। राम नरेश त्रिपाठी ने इस रचना में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की कोशिश की है। कोशिश की शब्द इसलिए प्रयोग किया क्योंकि विशुद्ध रूप से साहित्य इतिहास ग्रंथ ये नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी कुछ रचनाओं के उल्लेख, पुरानी रचनाओं के उल्लेख जरूर मिलते हैं इसमें। हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने के लिए कितनी पद्धतियों का प्रयोग किया गया है अभी तक? 2, 3, 4, 5। कितनी पद्धतियों का हुआ है? एक तो मिल जाती है वर्णानुक्रम, है ना जी, एक मिल जाती है कालानुक्रम कहते हैं भाई, है ना, तो एक मिल जाती है वर्णानुक्रम हो गया, कालानुक्रम हो गया, एक हो जाती विधेयवादी जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई, और एक आ जाती है वैज्ञानिक, है ना। तो 4 पद्धतियों का प्रयोग किया गया है, ठीक है, तो उत्तर सी आएगा। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसकी रचना है? स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसकी रचना है? 13वां प्रश्न आ गया। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर केवल मुश्किल हो जाती है इस रचना के रचनाकार का नाम याद करना। रचना बच्चों को याद हो जाती है स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, लेकिन रचनाकार कैसे याद करें? तो आप ऐसे याद कर सकते हैं स्केच एडविन ग्रीस का। किसका? स्केच एडविन ग्रीस का, ठीक है, तो याद रखिए एडविन ग्रीस की ये रचना है। हिंदी साहित्य
नामक साहित्य इतिहास पुस्तक किसकी है? हिंदी साहित्य, ठीक है, ये रचना का नाम जहाँ तक है, हिंदी साहित्य नामक साहित्य इतिहास पुस्तक लिखी गई है। और यह रचना किसकी है? नगेंद्र, धीरेन्द्र वर्मा, बच्चन सिंह और बाबू गुलाब राय। याद रखिएगा, यहाँ पर उत्तर आएगा धीरेन्द्र वर्मा। धीरेन्द्र वर्मा एक बहुत अच्छी भाषा वैज्ञानिक रहे हैं हिंदी के। आगे चलते हैं। आदिकाल में निम्न समझे जाने वाली जातियां किस संप्रदाय में शामिल हो रही थीं? जैन, सिद्ध, रासो, संत। तो 15वें प्रश्न का उत्तर क्या आना चाहिए? 15वें प्रश्न का उत्तर बेटा जी सिद्ध आएगा, निसंदेह इसी पर हम जाएंगे। ठीक है, आपको मालूम होगा कि उस समय जितने भी हिंदू राजा रहे हैं वो आपसी रियासतों को जीतने में ही लगे रहते थे, प्रतिस्पर्धा करते रहते थे, लेकिन आम जनता की ओर कोई ध्यान नहीं था, जिसके कारण ज़्यादातर लोग सिद्धों के अनुयायी बने। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक पत्रिका के विशेष अंक के रूप में किसका इतिहास ग्रंथ प्रकाशित हुआ था? 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो किसका इतिहास ग्रंथ प्रकाशित हुआ था? तासी, शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल या जॉर्ज ग्रियर्सन। याद रखिए, जॉर्ज ग्रियर्सन की पुस्तक द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान प्रकाशित हुई थी और 1889 यानी 89 में अगले ही वर्ष फिर जो पुस्तक के रूप में भी प्रकाशित की गई। 17वां प्रश्न है, साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास को संपादित करते समय नगेंद्र के साथ कौन विद्वान था? साहित्य इतिहास ग्रंथ, वैसे इसको प्रकाशित किया गया था 1973 ईस्वी में। इसको संपादित करते समय नगेंद्र के साथ कौन सा विद्वान था? 17वां प्रश्न क्या आना चाहिए? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरदयाल या श्याम सुंदर दास। तो यहाँ पर उत्तर आएगा हरदयाल जी। 952 कवियों का परिचय किस पुस्तक में मिलता है? उत्तर देना है। किसकी पुस्तक में मिलता है? सॉरी, ये थोड़ा सा प्रश्न मैंने गलत पढ़ लिया, लेकिन आप उत्तर दे सकते हैं निसंदेह। इसका उत्तर क्या आएगा बेटा? तासी, शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल या ग्रियर्सन। बहुत बढ़िया, जॉर्ज ग्रियर्सन। आगे चलते हैं। मुगल दरबार नामक कालखंड किसने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में दिया है? मुगल दरबार नामक कालखंड है, ये किसने अपने इतिहास ग्रंथ में दिया है? हाँ जी बच्चे, तासी, शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल या जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इसके लिए क्या उत्तर आएगा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया है। माफ़ी चाहूँगा, बार बार भूले जा रहा है। आगे चलते हैं। कौन सी लेखन पद्धति साहित्य इतिहास ग्रंथ को लिखने के लिए आवश्यक मानी जाती है? तो 4 पद्धतियां मैंने बताई हैं। आज के समय में सबसे ज़्यादा जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया तो वह कौन सी पद्धति है? पद्धति मैंने आपको बता दी है, लेकिन हाँ, विदेयवादी ये सबसे महत्वपूर्ण है। पीछे मैंने जब इनके नाम लिखे तो उस समय भी आपको बताया। सरोज वज्र किस कवि का नाम माना जाता है? सरोज वज्र, सरोज वज्र, अभी वज्र है तो ये सिद्ध ही होंगे। गोरखनाथ, चंद, सरहप्पा या स्वयंभू। तो याद रखिए बेटा, सरहप्पा का नाम माना जाता है। बीज वपन काल किसने आदिकाल का नाम सुझाया था? क्या उत्तर आना चाहिए? धीरेन्द्र वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास। तो बेटा जी क्या उत्तर होना चाहिए इस प्रश्न के लिए? बहुत बढ़िया, तो इस प्रश्न के लिए उत्तर आएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। संधि काल और चारण काल, संधि काल और चारण काल नाम से किसने आदिकाल को 2 अंशों में विभक्त किया था? रामचंद्र शुक्ल, मिश्रबंधु, राम कुमार वर्मा या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 23वें प्रश्न के उत्तर के रूप में आपके सामने आना चाहिए उत्तर राम कुमार वर्मा ही। सर्वमान्य भाषा कौशल, अभी मैंने कहा था ना भाषा और लिपि से भी थोड़े से प्रश्न मैंने रखने का प्रयास किया है, तो यहाँ पर उत्तर देने का प्रयास करिए आप भी। सर्वमान्य भाषा कौशल विकास क्रम क्या होना चाहिए? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। या भी विकल्प देखो, लिखना, बोलना, पढ़ना, सुनना, जब बोलना, पढ़ना, सुनना, लिखना, जब सुनना, लिखना, बोलना, पढ़ना। अभी आपको मालूम है कि कोई भी बच्चा जब नर्सरी में, जब प्री प्राइमरी स्कूल में, जब प्ले स्कूल में जब भी जाता है तो वो सबसे पहले जब भाषा कौशल सीखता है, भाषा सीखता है कोई भी, चाहे मातृभाषा हो, चाहे हिंदी भाषा हो, चाहे अपना अंग्रेजी भाषा हो या कोई और भी, तो सबसे पहले क्या करता है वो?
जाते ही थोड़ी बोलने लगेगा, पहले वो टीचर को सुनेगा, ठीक है। तो सुनना आएगा सबसे पहले। कहाँ है विकल्प? तो या तो ए हो सकता है, डी हो सकता है। अभी देखते हैं अगला काम क्या है। पहले वो सुनेगा, फिर उसके सुनकर वो बोलने की कॉपी करेगा। बच्चे सीखते ही तो है कॉपी करके, तो मैंने बोली लिख दिया। इसके बाद वह बोलना शुरू करेगा। बच्चे क्या करेगा? बोलना। ओके बेटा। इसके बाद फिर बोल लिया तो फिर वो पढ़ना शुरू करेगा देख देख कर। पढ़ने के आखिरी क्रम में लिखना। तो याद रखिए यहाँ से ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सर्वमान्य या फिर भाषा कौशल सीखने के लिए सबसे पहला क्रम कौन सा है। तो 4 विकल्प आ सकते हैं। सुनना हो सकता है, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो पहला विकल्प सुनना हो सकता है। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि सबसे अंतिम क्रम कौन सा है भाषा कौशल विकास में सीखने के लिए, भाषा कौशल सीखने के लिए। तो लिखना अंतिम क्रम है, ठीक है। सबसे अंत में बच्चा जो है लिखना सीखता है। चलो बच्चे आगे चलते हैं। भाषा की विशेषता क्या नहीं हो सकती है? भाषा की विशेषता क्या नहीं हो सकती है? आर्थिक रूप से संपन्न करती है, यह चिर परिवर्तनशील है, पैतृक संपत्ति नहीं है, अर्जित संपत्ति है। 25वें का उत्तर क्या आना चाहिए? तो देखिए ऑप्शन ए देखो, आर्थिक रूप से संपन्न करती है, यही गलत है, ठीक है। कोई भी भाषा हमें पैसे थोड़ी ना देती। हाँ वो अलग बात है जब आप किसी भाषा में माहिर हो जाए। मान लीजिए आपने हिंदी में एमए कर लिया, टीचर बन गए, फिर आपको हिंदी भाषा में, है ना, जब आप अध्यापक बन जाओगे तो आपको पैसे मिलेंगे भाई, नौकरी करने जाओगे अध्यापक या कोई और। लेकिन अंग्रेजी में भी ऐसा ही है, ठीक है, पंजाबी में भी ऐसा ही, पंजाबी अध्यापक। लेकिन जन्म लेते ही कोई जब बच्चा भाषा सीखने लगता है तो उसको पैसे थोड़ी ना मिलते हैं, आर्थिक रूप से संपन्न थोड़ी करती है जी, ठीक है। तो हम तो यही कि भाषा की विशेषता भाई कि जरूरी थोड़ी कि आर्थिक रूप से भी, ये तो एक विचारों का आदान प्रदान करने का साधन है। वहीं पर देखो चिर परिवर्तनशील, ये बिल्कुल सही है। भाषा का रूप आज से, हिंदी भाषा का रूप आज से 100 साल पहले अलग था, आज अलग है। 100 साल पहले अंग्रेजी के शब्द इतने नहीं थे हिंदी भाषा में, लेकिन आज हैं, ठीक है। 500 साल पहले अरबी फारसी शब्द, तुर्की शब्द नहीं थे, लेकिन आज हैं। तो इसलिए भाषा का स्वरूप हमेशा बदलता रहता है। तो मध्यकाल में अवधी और ब्रज हिंदी भाषा को प्रभावित कर रही थी, लेकिन आज खड़ी बोली प्रभावित कर रही है। आगे चलते हैं। पैतृक संपत्ति नहीं है, पिता द्वारा सौंपी कोई याददाश्त नहीं है बेटा, अर्जित संपत्ति है ये, बिल्कुल सही। ये विशेषता है, अर्जित संपत्ति है, याद रखिए ये विशेषता है। लेकिन जो सही नहीं है वो है ए, आर्थिक रूप से संपन्न। आगे चलते हैं। कौन सी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है? बांग्ला, डोगरी, असमिया, कोंकणी। कौन सी लिखी जाती है? बांग्ला की अपनी लिपि है, डोगरी अपनी लिपि है, असमिया, कोंकणी। तो बड़े याद रखिए कोंकणी ये मराठी की ही, मराठी भाषा की एक बोली है। जिस प्रकार मराठी को देवनागरी में लिखा जाता है, उसी प्रकार कोंकणी को भी लिखा जाता है। और कोंकणी को 8वीं अनुसूची में, देश की संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, शेड्यूल 8th शेड्यूल, उसमें भी जगह मिली 22 आधिकारिक भाषाओं में। विभाषा क्या होती है? विभाषा एक तो होता है भाषा, एक होती है बोली, ठीक है, एक होती है विभाषा। अब ये तीनों में अंतर क्या है? तो भाषा वह होती है जिसका अपना साहित्य हो, ठीक है बेटा, ये साहित्य लिखा मैंने, और जिसका अपना व्याकरण भी हो, ठीक है। लेकिन बोली में ना तो साहित्य होता है और व्याकरण भी इतना परिपक्व नहीं होता, साहित्य नहीं होता, होता है लेकिन उच्च कोटि का नहीं होता। व्याकरण भी ज़्यादा मैच्योर या ज़्यादा परिपक्व नहीं होता। लेकिन विभाषा जो होता है ये दोनों का मिश्रण होती है, बोली और भाषा दोनों का क्या है बेटा? ये मिश्रण है। सीख लो, आप जल्दी से कहेंगे ना सर प्रश्न उत्तर आगे करवाओ आगे करवाओ, सीख लिया करो कोई चीज़। जिन बच्चों ने मेरे से पहले से क्लासें ली हुई हैं वो तो उनको तो मालूम है कि सर क्या समझा रहे हैं अभी। तो मिश्रण होता है, देखिए विभाषा और बोली ये दोनों का मिश्रण है। यानी विभाषा एक तरह से बोली ही होती है, लेकिन वह बोली जिसका उच्च कोटि का व्याकरण और साहित्य हो। तो अभी आप मुझे बताएंगे कि हिंदी की ऐसी कौन सी बोली है जिसको विभाषा का दर्जा दिया जा सकता है? तो मध्यकाल में बेटा ब्रज और अवधी दो ऐसी बोलियां रही हैं जिनको विभाषा का दर्जा दिया जाता रहा है। तो यहाँ पर विभाषा क्या है?
अशुद्ध भाषा है, ये तो गलत हो गया। बेशुमार त्रुटियों वाली भाषा बिल्कुल गलत है। बोली हो, बोली मान सकते हैं, चलो डी देखते हैं। साहित्यिक परिपक्व बोली, नहीं, तो यहाँ पर उत्तर डी ही सही आएगा, साहित्यिक परिपक्व बोली, साहित्य रूप से परिपक्व हो जो, ठीक है, व्याकरण भी हो उसका। आगे चलते हैं। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग नामक पुस्तक किसकी मिलती है? हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग यानी योगदान, तो ये पुस्तक किसकी मिलती है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, बच्चन सिंह, नामवर सिंह। बच्चे याद रखना है, यह रचना नामवर सिंह की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछी जा सकती है। एक भाषा की कुल कितनी बोली हो सकती, कितनी बोलियां हो सकती है? 5, 8, अनेकों या फिर 3? एक जो भाषा है, मान लीजिए हिंदी भाषा है, ठीक है, इसकी कितनी बोलियां हो सकती हैं? संख्या निर्धारित करनी है। पंजाबी है, गुजराती है, बांग्ला है, तो कितनी सारी भाषाएं हैं, लेकिन आपने संख्या निर्धारित करनी कि इसकी आगे बोलियां किसकी हो सकती, कितनी हो सकती हैं। हिंदी की 17 से 18 बोलियां हैं। पंजाबी की इस समय तो आधिकारिक रूप से 3 से 5 मानी जाती, 5 मान लेते हैं। गुजराती की, पंजाबी की नियत नहीं है, मुझे पक्का नहीं, लेकिन हाँ ज़्यादा भी हो सकती, कम भी हो सकती, लेकिन हाँ गुजराती की भी है आगे, बांग्ला की मुझे मालूम नहीं, लेकिन हिंदी की 17 से 18 मानी जाती हैं। तो संख्या निर्धारित नहीं है, इसलिए उत्तर आएगा तीसरा, और वो है अनेकों। हिंदी भाषा संबंधी गलत तथ्यों का चयन करेंगे आप। पहला देख लेते हैं। 14 सितंबर को राष्ट्रभाषा दिवस मनाया जाता है। हिंदी भाषा के नियम संविधान के 27वें भाग में है। देश की संपर्क भाषा है। और आगे देखिए 343 अनुच्छेद हिंदी भाषा और इसकी लिपि से संबंधित है। थोड़ा यहाँ पर आपने बताना है कि सही नहीं बल्कि गलत बताना है, तो कौन सा गलत है, कौन सा गलत है? अगर हम देखें तो ये प्रश्न थोड़ा सा गलत हो जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें हमने गलत पूछा। तो 14 सितंबर को राष्ट्रभाषा दिवस नहीं मनाया जाता, राजभाषा दिवस मनाया जाता है, तो ये भी गलत हो जाता है ना। हिंदी भाषा के नियम संविधान के 27वें भाग में है, 27वें नहीं है भाई, 70वें भाग में है, तो ये भी गलत हो जाता है। एक से अधिक, एक से ज़्यादा अधिक गलत हो रहे हैं। देश की संपर्क भाषा है, देश की संपर्क भाषा मान सकते हैं, ये भी सही है। 343 अनुच्छेद हिंदी भाषा और इसकी लिपि से संबंधित हैं, तो यहाँ पर उत्तर क्या आना चाहिए? तो उत्तर इसका आना चाहिए पहला और दूसरा, ठीक है, क्योंकि चौथा भी सही विकल्प है, लेकिन पूछा गया था गलत, तो इसलिए थोड़ा सा ये प्रश्न गलत हो जाता है, क्योंकि इसके 2 विकल्प सही हो रहे हैं। गलत पूछे गए थे, तो उत्तर ए और बी सही आएगा, क्योंकि ये दोनों ही गलत हैं। पहले में राजभाषा आना था, दूसरे में 17वां भाग आना था, कि 17वें भाग में ये हिंदी भाषा के नियम मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर सी और डी ये दोनों सही हैं, लेकिन ये नहीं पूछा गया था, गलत पूछा गया था, तो गलत हम ए और बी लगाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। पहाड़ी हिंदी निम्न में से कौन सी कहेंगे या किसे कहेंगे? गढ़वाली, अवधी, कन्नौजी या ढूंढारी? याद रखना है बच्चे, यहाँ पर उत्तर क्या आना चाहिए पहाड़ी हिंदी के लिए? तो पहाड़ी हिंदी गढ़वाली है, और एक कमाऊनी मिलती है, कमाऊनी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। भाषा का मानक रूप को निर्मित करने के लिए कैसे प्रयास किए गए हैं, या फिर भाषा का मानक रूप को निर्मित करने के लिए कैसे प्रयत्न आवश्यक हैं? कैसे प्रश्न आवश्यक हैं? मानक रूप वह होता है कि जब कोई भाषा का हमने एक आदर्श रूप तय करना हो, कि भाई एक ही रूप है। कई लोग ना गलतियां करते रहते हैं ना, मालूम है ना कौन कौन सी गलती? जैसे हम बोलें कि विद्वान लिखना है, सॉरी हमने लिखना है विद्यालय, तो पहले वाली पुस्तकों में विद्यालय ऐसे लिखा जाता है, लेकिन आधुनिक शोधों के अनुसार जो है, शोध जो है, रिसर्च हुए हैं, तो जे वाला ध काट दिया गया है, तो हमें विद्यालय आज की पुस्तकों में ऐसे लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। तो भाषा का क्या हो गया? मानक रूप हो गया। अभी ऐसे ना लिखा जाएगा, अभी आगे जो पुस्तकें आ रही हैं या अभी आ रही हैं, तो ये वाला मानक रूप हो गया। आदर्श रूप स्थापित करना, भाषा का एक ही रूप स्थापित करना, तो ये कौन से प्रयास आवश्यक है? सामूहिक प्रयत्न, व्यक्तिगत प्रयत्न, संस्थागत प्रयत्न या पाठ्य पुस्तक प्रयत्न?
तो बेटा याद रखिएगा, इस प्रश्न के उत्तर में जो आना चाहिए वह क्या विकल्प आना चाहिए, आप बताइए। देखो सामूहिक प्रयत्न हो सकते हैं, ठीक है, पहला ऑप्शन हम पेंडिंग में रख लेते हैं, सही है। व्यक्तिगत प्रयत्न नहीं होना चाहिए, ये गलत है। पहला विकल्प सही हो सकता है, लेकिन दूसरा विकल्प देखते हैं। व्यक्तिगत प्रयत्न इसलिए नहीं होगा, देखो हर अगर व्यक्ति अपने हिसाब से एक भाषा का मानक रूप तय करेगा तो इस तरह से तो कई मानक रूप तय हो जाएंगे, ठीक है। अगला देख लेते हैं संस्थागत प्रयास, संस्था बनाई जाए औपचारिक रूप से, सरकार ऐसे एक संस्था बनाए भाषा विद्वानों की, वो तय करें, रिसर्च करें, ठीक है। पाठ्य पुस्तक प्रयत्न भी हो सकता है, लेकिन हमें सी उत्तर ज़्यादा सही लग रहा है। एक संस्था बनानी चाहिए, जैसे कि भारत में हिंदी भाषा का जो मानक रूप तय करने के लिए 1960 में 1 मार्च 1960 में दिल्ली में नई दिल्ली शायद, हाँ, तो वहाँ पर केंद्रीय हिंदी निदेशालय नाम से एक संस्था बनाई गई है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय नाम से यह संस्था बनाएगी। इसका काम है वर्तनी में सुधार करना और शब्दों का निर्माण करना, और यही कारण है कि आज जो हिंदी का स्वरूप आप देखते हैं इसी संस्था ने बनाया है। तो संस्थागत प्रयास करना बहुत बढ़िया रहता है, कोई सरकार संस्था बना दे और उसको जिम्मेदारी दे दे। अभी जैसे कि आपने एक नया वर्ण देखा 53वां, जिसको विशिष्ट वर्ण कहा जाता है। विशिष्ट वर्ण क्या कहा जाता है? विशिष्ट वर्ण। तो विशिष्ट वर्ण कौन सा है? जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूँ, थोड़ा सा उसको लिखने में असहजता अभी है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं हुई है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से लिखता हूँ मैं, क्योंकि वो ख की तरह है, तो आप लोग उल्टा ठ भी डाल सकते। देखो मुझे लिखने में कितनी दिक्कत आ गई है। तो पहले तो आप आठा लिख दो, आठा, ठीक है, उसके बाद इस तरह से वो लिखा जाता है। ओके, तो ये होता है आपका लड़, इसको ड़ और ड़ के बीच में रखा जाता है, लड़। तो ये विशिष्ट वर्ण हो गया। तो संस्थागत प्रयास होते रहते हैं। आज हिंदी में टोटल 52 वर्ण नहीं है, 53 है, सिर्फ 53। ब्रज माधुरी सार नामक पुस्तक किसकी मिलती है बेटा? ब्रज माधुरी सार नामक पुस्तक किसकी है? रामचंद्र शुक्ल, परशुराम चतुर्वेदी, वियोगी हरि या लाला भगवान दिन? तो याद रखिए लाल भगवान दिन लिख लिया, लेकिन वियोगी हरि की ये पुस्तक है, याद रखिएगा। ब्रज की पुस्तकों का इतिहास इसमें है। आगे चलते हैं। भाषा के मानकीकरण की क्यों आवश्यकता पड़ती है? एक भाषा है, उसका मानकीकरण क्यों किया जाए, क्यों आवश्यकता पड़ी हुई? अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अवश्य कर दें, क्योंकि आप ही के लिए बनाई जा रही है ये वीडियो, और चैनल को सपोर्ट करेंगे तो बढ़िया रहेगा। बाकी बैचेस की जानकारी यहाँ पर आ रही। भाषा के मानकीकरण की क्यों आवश्यकता पड़ती है? भाषा में एकरूपता लाने के लिए, भाषा में सरलीकरण के लिए, भाषा का औपचारिक स्वरूप कायम करने के लिए, या उपयुक्त सभी सही है? तो बेटा यहाँ पर डी ही विकल्प आएगा, सभी सही है। भाषा का एक रूप तय करने के लिए कि भाषा अलग अलग रूपों में ना हो, जैसे विद्यालय वाली आपको उदाहरण दी, ठीक है ना, याद रखें। और वहीं पर जैसे पुराने समय में हमने लिखना विरुद्ध, है ना, विरुद्ध, तो हम ऐसे लिख देते थे इसको, विरुद्ध है जी, छोटा हुआ है। लेकिन वहीं पर यदि आज देखें तो विरुद्ध लिखने के लिए ऐसे लिखा जाता है, विरुद्ध। ध के पैर में ध नहीं, हलंत डालकर आप ध यहाँ पर लिखेंगे, ध के पैर में ध नहीं आएगा। तो इसलिए एक ही रूप तय करने के लिए। न्यास शब्द है, न्यास शब्द में खड़ी पाई रहित कितने वर्ण रहेंगे? खड़ी पाई रहित कितने वर्ण हैं? मान लीजिए जहाँ न है, ठीक है, तो य है, आ की मात्रा है, स है। अभी खड़ी पाई क्या होता है? जो डंडी होती है। देखो ये जो य लिखा मैंने, तो इसको डंडी लगाई ना, स लिखा तो इसको भी मैंने यहाँ पर डंडी लगाई। लेकिन खड़ी पाई रहित बताना है कि कितने वर्ण हैं। खड़ी पाई के बिना कितने वर्ण आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं? क्या 2 हैं, क्या 4 हैं, क्या 3 हैं? तो अगर आप देखोगे कि रहित पूछा है, सहित नहीं पूछा, अगर रहित पूछा जाता तो हमारे पास 2 हो जाते, तब हम कर देते पहला विकल्प सही। लेकिन वहीं पर अगर देखें तो न है, लेकिन रहित है जी, विकल्प क्या होना चाहिए था? 1, ठीक है, विकल्प क्या होना चाहिए था? 1, लेकिन विकल्प में तो है ही नहीं 1, तो इसमें से हम फिर डी ही विकल्प चयन करेंगे। ऐसे ट्रिकी प्रश्न आ जाएंगे कि आपका दिमाग घुमा दें, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी सही नहीं है, ठीक है।
एक विकल्प होता तो हम उसको सही कर देते, क्योंकि एक ही वर्ण है जो खड़ी पाई रही थे। मानक हिंदी भाषा के अशुद्ध विभक्ति क्रम चुने, यानी कि आपने ऐसा कारक चिन्ह चुनना है जो कि गलत प्रयोग हुआ है। ठीक है, विभक्ति का होता है कारक। मानक हिंदी भाषा के अशुद्ध में आप ही के लिए है, इस में से ले लो, स्त्री ने कर दिखाया, उसने किया। तो यहाँ पर आपने बताना है कि कौन सा क्रम अशुद्ध है। अगर हम देखें आप ही के लिए तो बिल्कुल सही है जी। जब हम लिख रहे हैं ये वाला आप ही के लिए, गलत चुनना है बेटा, अशुद्ध। तो आप ही, ये क्या है बेटा, ये निपात है। ये क्या है, निपात है। तो निपात को हमेशा हम सटका कर लिखते हैं, अलग करके लिखते हैं सर्वनामों से। ठीक है, इसमें से ले लो, इसमें जब भी हम इस लिखेंगे तो मैं को कभी भी सटका कर नहीं लिखते हैं, एक को शीरो रेखा के नीचे लिख देते हैं। तो इसलिए ये इकट्ठा आएगा, तो यही हमारा अशुद्ध है। स्त्री ने कर दिखाया, इसमें तो सर्वनाम है ही नहीं, ये तो बिल्कुल सही है। हम हमेशा ही संज्ञा से जो कारक चिन्ह है वो सटका कर लिखते हैं, लेकिन सर्वनामों के साथ इकट्ठा करके लिखते हैं। लेकिन सर्वनाम वाली विभक्ति गलत दे रखी है। उसने कहा, ये देखो अभी यहाँ पर लिखा होता उसने कहा, ऐसे एक को शीरो रेखा के नीचे ना होता, सटका कर लिखा होता, दूर लिखा होता, तो ये गलत हो जाता बेटा। ठीक है, तो ये वाला सही है, लेकिन ये वाला गलत था, तो हमने बी विकल्प चुन लिया। चलो आगे चलते हैं। शुद्ध वर्तनी छांटे, बेटा क्या उत्तर हो सकता है यहाँ पर। शुद्ध वर्तनी छांटना है, प्रदर्शनी है। प्रदर्शनी क्या होता है, एग्जीबिशन होता है, इंग्लिश में इसको एग्जीबिशन बोलते हैं। क्या होता है इसका तात्पर्य, तो इसका तात्पर्य होता है जब किसी चीज की हम एग्जीबिशन करते हैं, यानी कि प्रदर्शनी करते हैं। मान लीजिए आपने पेंटिंग्स बहुत अच्छी बनाई, तो आप उसकी एक प्रदर्शनी लगाते हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस देते हैं, लोगों को कार्ड देते हैं, इनविटेशन देते हैं कि भाई आप आइए हमारी एग्जीबिशन में, प्रदर्शनी में, जहां आपको जो चीज़ पसंद आई ले जाइए। कई राइटर अपनी पुस्तकों को ऐसे प्रदर्शनी लगाते हैं। ठीक है, तो ये प्रदर्शनी बताना है। प्रदर्शनी क्या हुआ बेटा, कौन सा आपके लिए प्रदर्शनी। प्रदर्शनी में उत्तर क्या आएगा बेटा, 37 का बी ही सही आना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। आगे देखिए बेटा, हमारे पास आ रहा है प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में वर्तमान समय में मानकीकरण के दौरान कितने नुक्ता वाले कुल वर्ण शामिल किए गए हैं। मैं थोड़ा चार्जिंग लगा देता हूँ लैपटॉप। हाँ जी बच्चे, हिंदी वर्णमाला में वर्तमान समय में मानकीकरण के दौरान कितने नुक्ता वाले वर्ण शामिल किए गए हैं। तो बेटा याद रखिए 5 किए गए हैं। ठीक है, 5 किए गए हैं, तो ये आप कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। हमारे पास आ रहा है, भारत सरकार ने लिपि और वर्तनी के मानकीकरण के लिए कौन सी संस्था बनाई। लिपि और वार्त, अच्छा ये तो आसान है, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इसके ऊपर बात की। चलो बताओ क्या उत्तर आ सकते हैं। शिक्षा मंत्रालय, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, केंद्रीय हिंदी निदेशालय या केंद्रीय भाषा निर्देशक। क्या उत्तर आना चाहिए। हाँ जी, तो उत्तर आएगा केंद्रीय हिंदी निदेशालय। नई दिल्ली में इसकी संस्था है, यानी इसकी इमारत है। वहाँ पर विद्वान माने जाते हैं। ठीक है, बैठे जाते हैं, बैठाए जाते हैं, बाकायदा उनको सैलरीज मिलती हैं। उनका काम क्या है, हिंदी भाषा की सेवा करना, हिंदी के लिए बेटा नियम बनाना। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक ही बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अभी ऊपर मैंने ना नहीं बताया नुक्ता वाला, तो वो भी आप देख लीजिए। नुक्ता वाले 5 हमारे पास वर्ण हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा जब भी हम इनका उच्चारण करेंगे तो थोड़ी सी झंझनाहट हो जाती है, क ख ग, ठीक है, ज व, थोड़ी सी झंझनाहट जो है हो जाती है। चलो आगे चलते हैं, जब इनका उच्चारण करते हैं। चंदन वाला रास नामक एक रचना है, ये किसकी है। शालीभद्र सूरी, आशुग कवि, गए सुकुमार रास, विनय चंद्र सूरी। तो यहाँ पर उत्तर आ रहा है 40वें का। जी हाँ, बिल्कुल ये आशुग कवि की रचना है। जैन साहित्य में प्रथम धर्मेत्र रास ग्रंथ कौन सा माना जाता है। अभी धर्मेत्र यानी धर्म से
इतर, इतर यानी कि अन्य, धर्म से अलग। प्रथम धर्मेत्र, तो याद रखिए भारतेश्वर बावली रास, संदेश रासक, बुद्धि रास या फिर स्थूली भद्र रास। तो बेटा याद रखिए संदेश रासक रचना ही जो अब्दुल रहमान की है, जिसको अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का पहला कवि माना है, इनकी रचना को माना है जाता है जैन साहित्य की प्रथम धर्मेत्र रचना। किसने हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो माना? किसने हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना है? तो याद रखिए यहाँ पर 41वें का जो उत्तर आना चाहिए, सॉरी 42वें का जो उत्तर आना चाहिए वह आना चाहिए रामचंद्र शुक्ल। देखो रामचंद्र शुक्ल ही है वह जो इसी महाकाव्य को जाली ग्रंथ भी कहते हैं और सर्वाधिक अप्रमाणिक रचना भी कहते हैं, ठीक है, लेकिन वो इसको महाकाव्य भी कहते हैं क्योंकि महाकाव्य की कोटि पर ये खरा उतरता है। बोधगान और दोहा पुस्तक के लेखक कौन है? दरअसल जो सिद्धों की रचनाओं का संकलन है, तो ये किसकी रचना है? ये नेपाल में उस व्यक्ति ने जिसकी ये रचना है, नेपाल में उसने सिद्धों की रचना की खोज की थी। कौन है वो? देवसेन, राहु सांकृत्यायन, पुष्पदंत या हजारी प्रसाद द्विवेदी? याद रखें बेटा हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं, हरप्रसाद शास्त्री। तो यहाँ पर उत्तर डी आएगा हरप्रसाद शास्त्री। अगला प्रश्न देख लेते हैं 44वां, वो है रामकुमार वर्मा के अनुसार हिंदी की पहली पुस्तक कौन सी है? पयमचरियु, कुमारपाल प्रतिबोध, राउलवेल या विजयपाल रासो? तो यहाँ पर उत्तर आना चाहिए पयमचरियु। नाथ पंथ में आदिनाथ किस हिंदू देवता को माना गया है? ब्रह्मा, विष्णु, शिव या गणेश? वो शिव को ही विद्वान कहते हैं कि हैं। आगे चलते हैं। गोरखनाथ की कविताओं का संकलन गोरखवाणी पुस्तक में है। इस पुस्तक का संपादक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, पीताम्बर दत्त बर्थवाल या रामचंद्र शुक्ल? थोड़ा याद रखना है पीताम्बर दत्त बर्थवाल। आगे देख लेते हैं प्रश्न क्या है कि आधुनिक काल में कृष्ण श्रृंगारी काव्य धारा का कवि किसे कहा जा सकता है? यानी कृष्ण काव्य तो उसने लिखा, वो श्रृंगारी काव्य लिखा, ठीक है, कौन सा लिखा? श्रृंगारी काव्य लिखा। हाँ वही हैं जिनको अश्लील कवि होने का भी दावा किया जाता है कि ये अश्लीलता है इनके काव्य में। तो आमिर खुसरो है क्या, विद्यापति, पुष्यदंत या फिर शुभयंभू? तो याद रखिए बेटा विद्यापति। शब्दी रचना का संबंध किससे है? शब्दी रचना का संबंध बेटा जी किससे होना चाहिए? सिद्धों, नाथों, रासों या फिर जैनों से? तो याद रखिए बी उत्तर आएगा नाथों से। हमारे पास आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन सा होना चाहिए? हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन सा होना चाहिए? विद्यापति, पुष्प या पुंड, अब्दुल रहमान या फिर आसुक कवि? तो अब्दुल रहमान होना चाहिए बच्चे। अंतिम प्रश्न है, पुरानी हिंदी से क्या तात्पर्य लेते हैं आप? पुरानी हिंदी से क्या तात्पर्य है? आरंभिक हिंदी, विकसित हिंदी, परिपक्व हिंदी या अपभ्रंश? थोड़ा याद रखिएगा आरंभिक हिंदी भी कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर अपभ्रंश के बारे में ही है कि यही पुरानी हिंदी है, इसी से ही हिंदी आज की विकसित हुई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस वीडियो के लिए, शुक्रिया, और मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। और इसी तरह से हम आपके लिए कक्षाएं लाते रहेंगे और हमारा प्रयास है कि और भी आगे बढ़ें, ठीक है, और खूब तरक्की करो, मेहनत करते रहो, यूनियन सपोर्ट करो, ठीक है, और पोस्ट लेके आओ और जल्दी से अपना रोज़गार फिर प्राप्त कर लीजिए। और किसी ने बैचेस वगैरह लेना हो तो ये जानकारी यहाँ पर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बाय, शुभ रात्रि।